जांच एजेंसी ईडी की दबिश के बीच में झारखंड में सियासी पारा बेहद गर्म हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ब्रजेश राय और आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉलिटिकल एनालिटिकल प्रोग्राम में दावेदार के विषय में हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी सी जानकारी और साझा करना चाहूंगा कि देश में अब लोकसभा चुनाव का सफर आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है और देश का 5वां चरण और झारखंड में दूसरे चरण में 3 सीटों पर लोकसभा का चुनावी समीकरण की तस्वीर सजती हुई दिखाई पड़ रही है। साथ ही 163 सीट पर देश भर में मतदान होना है। इन परिस्थितियों में झारखंड में जो 20 मई को चुनाव है उसमें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा है। साथ में गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां से हेमंत सोरेन परिवार की कल्पना सोरेन एक प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे चतरा को लेकर। बिहार से सटे और लगभग यूपी की छवि को अपने आप में समेटे चतरा लोकसभा सीट है तो जनरल कैटेगरी में, लेकिन यहां पर जिस तरीके का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है वो आखिर क्या है, सियासी गणित यहां पर क्या कहा जा रहा है, उसको हम आज देखने और समझने की कोशिश करेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं विनय कुमार जी आपका। विनय कुमार जी ब्यूरो चीफ हैं यूएनआई के, और बड़ी बात यह है कि झारखंड की राजनीति को बिहार की राजनीति के साथ बहुत बारीक निगाह से ये देखते हैं, और यही वजह है कि इनकी रिपोर्ट में वो दम होता है कि लोग यूएनआई की रिपोर्ट साझा करते हैं अपने और अपनों के बीच में। विनय कुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा विनय कुमार जी कि चतरा को आप किस तरीके से देखते हैं, आखिर वहां की उपलब्धता क्या है, वहां संसाधनों का जो अकूत एक परिसंपत्ति है उसके साथ व्यवहार भी चतरा का एक मायने रखता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो राजनीतिक दल के जो नेतृत्व करता है उन्होंने चतरा को आज तक क्या दिया, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तब अब तक क्या कुछ दिया, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बेबाक राय जानना चाहूंगा। देखिए, चतरा कई मानों में यूनिक है और ये चतरा लोकसभा यूनिक लोकसभा इस मामले में है कि बिहार और झारखंड में आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोकसभा 6 विधानसभा मिलकर बनता है, लेकिन चतरा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें केवल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। और ये 5 जो विधानसभा क्षेत्र में सबसे खासियत ये है कि झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, सभी के विधायक इस क्षेत्र से। बिल्कुल, ये 5 विधानसभा क्षेत्र आता है। 5 विधानसभा क्षेत्र में 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है तो 3 सीट इंडी गठबंधन के खाते में है। और एक और रोचक तथ्य ये है कि 5 में से 3 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 1 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और 1 जनरल सीट है। यहाँ मतलब कह सकते हैं कि जो विधायक हैं सभी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 शेड्यूल कास्ट वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 शेड्यूल ट्राइब वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 जनरल सीट है उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो हर तरह का बुझिए एक चतरा की खूबसूरती है कि बिल्कुल विनय कुमार जी कह रहे हैं कि चतरा हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचा का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। और आपको बताना चाहूंगा कि चतरा जनरल कैटेगरी की सीट है और यहाँ पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा, लगभग 50% से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आदिवासी समुदाय भी काफ़ी हद तक अपनी प्रभाव और अपनी भूमिका को निभाते हैं और दलित वर्ग भी यहाँ पर काफ़ी मुकर हैं। लेकिन इस बार जो चतरा में मुकाबला है, कहने को तो यहाँ कुल चतरा में 22 उम्मीदवार हैं मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के केन त्रिपाठी के बीच में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग से कोई कैंडिडेट नहीं है और ये दोनों कहीं ना कहीं से स्वर्ण जाति से आते हैं और आपस में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। जुबानी जंग और जुबानी हमले भी काफी तेज हैं। विनय कुमार जी इसको किस तरीके से देखते हैं? पिछड़ा
वर्ग की आबादी बहुल है, लेकिन उसके बावजूद दोनों सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और इनके बीच में जिस तरीके की रणनीति चल रही है, जो बूथ मैनेजमेंट की बातें चल रही हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक चतरा का सवाल है तो वहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा मामला नहीं है। वहाँ था एक लोगों की आकांक्षा थी, क्योंकि चतरा लोकसभा क्षेत्र जब से बना तब से चतरा का कोई धरती पुत्र, कोई वहाँ का बेटा लोकसभा में नहीं पहुँचा। हर बार बाहर के लोग जीतते रहे। और ये बिहार और झारखंड की कह सकते हैं खूबसूरती रही है कि यहाँ बाहर के उम्मीदवारों को जिताने का प्रचलन रहा है। चाहे जेबी कृपलानी हो, बिहार से जीतते रहे, मीनू मसानी अब जो वर्तमान झारखंड है वहाँ से जीतते रहे, तो इस रविंदर वर्मा रांची से जीतते रहे, कई ऐसे ना, मधुलिमे जीतते रहे, जॉर्ज फर्नांडिस जीतते रहे। देश के, चूँकि लोकसभा क्षेत्र ऐसा होता है कि इसमें मतदाता सूची जो बनता है वो देश स्तर पर होता है और कहीं से कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ये हमारे संविधान में प्रावधान है। और बिहार झारखंड बाहर के लोगों को नेता बनाने का काम किया, लेकिन इस बार चतरा में बहुत जोर पकड़ रहा था इस बार कि भाई स्थानीय होना चाहिए। इसीलिए शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनील कुमार को ड्रॉप करके अपना उम्मीदवार, अपना चेहरा कालीचरण सिंह को बनाया है। एक बात बताइए विनय जी, आपसे जानना चाहूंगा, कालीचरण सिंह व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर किस तरीके से आप देखते हैं उनको? नहीं, कालीचरण सिंह बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूर्व शिक्षक भी रह चुके हैं, सामाजिक कार्यों में रहा उनकी रुचि रही है। भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, बीएचयू में पढ़े लिखे हैं। और जब बीजेपी में विभाजन करके बाबूलाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे तो ये बाबूलाल जी के साथ चले गए थे। और फिर जब बाबूलाल जी की वापसी हुई तो बाबूलाल जी के साथ वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और आज बाबूलाल जी विधायक दल के नेता रहे आने के बाद, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। बाबूलाल जी ने इनको टिकट दिलाने का काम किया और चूंकि पुराने और कद्दावर नेता हैं और धरती पुत्र हैं जो वहां की जनता की स्थानीय है, और बाबूलाल जी ने अपने संबंधों को, अपने पुराने संबंधों को तवज्जो देते हुए कालीचरण की स्थानीयता को परिभाषित करते हुए उनको टिकट दिलवाया। लेकिन यहाँ पर विनय कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि उनके मुकाबले जो कांग्रेस का उम्मीदवार है केन त्रिपाठी, एक चर्चित नाम है और राजनीति में, झारखंड की राजनीति में कहा जाए तो टेस्टेड एंड ओके है। तो आप केन त्रिपाठी को किस तरीके से जानते हैं और क्या उनके विषय में कहना चाहेंगे? नहीं, केन त्रिपाठी एक बार विधायक चुने गए थे और उनको मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त है हेमंत सरकार में। हेमंत सरकार में जो 13-14 की सरकार थी उस समय केन त्रिपाठी मंत्री बने थे। और अच्छा, केन त्रिपाठी अच्छे वक्ता है, विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा, और रणनीतिकार भी मानते हैं क्या उनको? विधानसभा में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता था, चीज़ों को अच्छे ढंग से रखना, चीज़ों को अच्छे ढंग से उसका जवाब देना, ये सब उनकी खासियत है। फाइटर किस्म के आदमी हैं। और लेकिन उनके साथ जो दिक्कत है, जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के तमाम नेताओं को एकजुट करके अपने पक्ष में करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विनय कुमार जी बहुत सही बात बता रहे हैं। खैर, आप अपनी बात आगे रखिए। नहीं, चूंकि वो एक चुनौती, वहाँ कई नेता दावेदार थे, उसमें एक बड़ा नाम था गिरिनाथ सिंह जी का। गिरिनाथ सिंह, उस क्षेत्र में उनकी अच्छी लोकप्रियता थी, लोग चाह रहे थे। इसके अलावा आप देखे होंगे जो यहाँ रैली हुई थी विपक्षी दलों की, जेएमएम ने रांची में ऑर्गेनाइज किया, उसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे के खिलाफ उलझ गए। और वो आरजेडी के लोग चाह रहे थे कि हमारे दल के व्यक्ति को टिकट मिले, आरजेडी से भी कई दावेदार थे। तो इसके कारण जो सामंजस्य बैठना चाहिए, तो वो सामंजस्य अगर बैठता तो इनका टेकअप करता मामला। विनय कुमार जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनय कुमार जी जिस तरीके के एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं, वो आज ये खुलकर बता रहे हैं। यहाँ पर शायद एक वजह यह भी है कि अब जो वर्तमान हालात और स्थितियां पैदा हुई हैं, उसके आधार पर केन त्रिपाठी का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने में भी है, और ये बहुत उनके लिए माइनस पॉइंट कहा जा सकता है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आपने बताया कि जो इंडी गठबंधन के जो कुनबा है, उस कुनबा को
एकजुटता के साथ केंद्र त्रिपाठी आगे लेकर चलेंगे, इस पर एक सवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है। नहीं, केएन त्रिपाठी में क्षमता है, उसमें क्षमता में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरजेडी के लोग कितना चल पाएंगे, क्योंकि आरजेडी का एक वर्ग नहीं चाहता था इनको टिकट मिले। और आरजेडी की तो ख्वाहिश थी, बल्कि जो यहाँ पर मंत्री हैं राज्य सरकार में, सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने तो बाकायदे अपन सोशल मीडिया के जरिए ये प्रचारित प्रसारित भी कर दिया था कि चतरा से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और साथ में गिरिनाथ सिंह वगैरह कई ऐसे दावेदार थे। तो इन परिस्थितियों में आरजेडी, लालू प्रसाद जी के पास गुहार भी लगाया गया था आरजेडी के लोगों ने कि चतरा सीट आरजेडी के खेमे में होना चाहिए। जब कांग्रेस के खेमे में गया, तो ये आपसे जानना चाहूंगा विनय कुमार जी कि आखिर ये जो सियासी समीकरण है और इंडी गठबंधन में जिस तरीके की बातें उभर कर सामने आती है, आपसी तालमेल कितना बन पाएगा? नहीं, तालमेल बन सकता था, क्योंकि अगर 2019 का चुनाव भी देखें तो उस चुनाव में भी चतरा एक ऐसा सीट था जहां आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ी, और उसके कारण वोटों का विभाजन हुआ और सुनील सिंह आसानी से जीतने में कामयाब हुए। तो जो चतरा सीट है, उस सीट पर आरजेडी का दावेदारी पहले से रहा। कांग्रेस लंबे अरसे से उस सीट से चुनाव नहीं जीत पाई थी। आरजेडी के कई नेता इसमें कामयाब रहे थे, नागमणि जी वगैरह यहाँ से चुनाव जीते थे 99 में। जी हाँ, बिल्कुल, नागमणि इस बार भी नागमणि जी चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से नागमणि है, अर्जुन कुमार सीपीआई से है, और दर्शन गंजू बहुजन समाज पार्टी से नागमणि शायद जी, और दर्शन गंजू भी है यहाँ पे। लेकिन ये पांचों डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह भी, उनको टिकट नहीं मिला, वो लगातार प्रयासरत थे, और लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहे, सामाजिक रूप से काम करते रहे। लेकिन विनय कुमार जी, यहाँ पे मुख्य मुकाबला आप किसके बीच में मान रहे हैं चतरा में? देखिए, यहाँ तो जो अभी देश भर का जो स्थिति बन रहा है, अगर कुछ सीटों को छोड़ दीजिएगा तो ज्यादातर जगहों पर आमने सामने का टक्कर है। और होता क्या है कि ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो वोटों का पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होता है या तो पक्ष में है या विपक्ष में है, या तो सत्ता पक्ष के साथ है या विपक्ष के साथ है। तो जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं, जिस उम्मीदवार में काफ़ी क्षमता होती है और वो अच्छा वोट ला सकते हैं, उनका वोट अंतिम समय में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब चुनाव परिणाम आएगा तो ऐसे बड़े नेता जो लड़ रहे हैं उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। तो यहाँ तो करीब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र के इस महापर्व में कहा भी जाता है कि 24 घंटे पहले जो हवा चलती है, जो बयार दिखता है, वो सारे सियासी समीकरण को उलट पुलट कर देता है। बहरहाल, यहाँ पे विनय कुमार जी, आपसे एक और अहम सवाल का जवाब जानना चाहूँगा, आपका अपना विश्लेषण जानना चाहूँगा कि चतरा में बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं भी हैं, मतलब पानी, बिजली, सड़क के लिए भी लोग तरस रहे हैं, रेल परियोजनाओं के विषय में भी लोग चर्चा करते करते थक चुके हैं। इन परिस्थितियों के बीच में एक बार फिर से चुनाव, और चुनाव के बीच में जो वोट की रस्साकस्सी है, वोट का जो गणित है, उसका जो समीकरण बिठाते राजनीतिक दल नजर आते हैं, आखिर वो वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के जमीनी हकीकत को तलाशते हुए विकास के लिए पहल क्यों नहीं करते? नहीं, बात सही है, लेकिन टंडवा का विकास जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी 99 में, अटल बिहारी वाजपेयी, हम आए थे उस प्रोग्राम को कवर करने। टंडवा में उन्होंने एनटीपीसी का एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक उसका काम बंद पड़ा रहा। जबकि उसी समय जिस दिन यहाँ टंडवा में उन्होंने किया, उसी दिन बाढ़ में उन्होंने एक एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। बाढ़ में बहुत पहले से बिजली बनना शुरू हो गया, लेकिन टंडवा में काफ़ी लंबे समय के बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार के समय टंडवा का वो एनटीपीसी का कारखाना शुरू हुआ, जिससे लोगों को बिजली मिल रही। तो कुछ न कुछ इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र के नेता हैं, इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, वो जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए डिलीवर नहीं कर पाते हैं। पोटेंशियल है, झारखंड आप जानते हैं मिनरल से रिच स्टेट है, चतरा भी मिनरल से रिच स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट माना जाता है चतरा डिस्ट्रिक्ट। और अभी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था सिमरिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो हम उस कार्यक्रम को कवर करने गए थे। तो जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह की लोगों की उम्मीद थी, तो निश्चित रूप से
कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभी भी लोगों के मन में बड़ी जबरदस्त आकर्षण है। उनके प्रति उनके कामों की लोग तारीफ कर रहे थे और किसी ने नरेंद्र मोदी की आलोचना करते मैंने नहीं सुना कई लोगों से। बहुत सही है विनय कुमार जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और आपसे स्पष्ट जानना चाहूंगा कि जब वोट मांगना होता है तो जो प्रतिनिधि होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो सीधे जनता के घर, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। लेकिन जनता अगर अपनी इच्छाओं को उनके सामने कभी रखती है, उनसे कुछ डिमांड करती है अपने विकास के लिए, तो वो कहते हैं आला कमान से पूछकर बताऊंगा। आला कमान के पास आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार कर सकती है, अब रेल परियोजनाओं की बात हो रही है, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार करेगी। आप जानते हैं रेल तो केंद्र का मामला है, तो अगर वहाँ जो बेहतर सांसद चुने जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन सरकार में अच्छा होगा, वो बेहतर काम करा सकते हैं, जो वहाँ की मूलभूत समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। और चूँकि प्रधानमंत्री का मानना है कि जो हमने कल्याणकारी काम किए हैं उसका लाभ सीधे मतदाताओं को या सीधे आम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो 5 किलो अनाज का मामला हो 80 करोड़ लोगों का, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो मकान का मामला हो। उन्होंने सिमरिया में साफ कहा कि जिनके मकान अब तक नहीं बने हैं उनके मकान अगली बार मैं बना के दूंगा। आप जो लोग आए हैं वो लोग ये बात जाके कह दीजिएगा। विनय कुमार जी, यहाँ पर एक बात और भी है कि चतरा जिस लोकसभा क्षेत्र के सियासी गणित को हम तलाशने की कोशिश में अभी जुटे हैं, वहां पर अफीम की खेती भी बहुत जबरदस्त होती है और साथ में नक्सल का गढ़ भी माना गया है चतरा। हालांकि आज के दिनों में, हाल के कुछ सालों में, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार की पहल हो, अमित शाह की पहल हो, केंद्रीय गृह मंत्री की, मोदी की पहल हो, प्रधानमंत्री की, नक्सल जो घटनाएं हैं और नक्सलों पे नकेल कसने का काम किया गया। लेकिन अफीम की खेती, आखिर क्या वजह है कि चतरा में अफीम की खेती होती है और पूरे देश में यह चर्चा का विषय होता है, और साथ में नक्सल पूरी तरीके से अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से बाहर नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री ने वहाँ ये भी कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद को अगली बार हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। चूँकि अफीम का भी अगर आप देखेंगे, अगर आप उसके अंदर में जाइएगा तो नक्सली की आड़ में अफीम की खेती होती है। तो अफीम की खेती न हो इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, राज्य सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, राज्य सरकार को सख्ती, चूँकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार ये चीज़ कर सकती है। और मुझे लगता है कि आज अगर हेमंत सोरेन बाहर होते, जेल में नहीं होते, मुख्यमंत्री रहते, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उम्मीदवार को मजबूती मिलती। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन, नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। क्या हेमंत सोरेन के जेल में रहने के कारण यहाँ पे इंडी गठबंधन का जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा आपको गिरता हुआ दिख रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन यहाँ शिबू सोरेन के बाद झारखंड के मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता है और कांग्रेस में, और उनकी स्वीकार्यता है, कांग्रेस के लोग भी उनको नेता मानते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब जहाँ गठबंधन पार्टियां रहती, वहाँ जो गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता ही गठबंधन के बड़े नेता होते हैं। विनय जी, ये भी खुलासा कर दीजिए, आपसे जानना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन में जो प्रदेश स्तर के नेता का जो लुक होना चाहिए, जिसके पीछे, जिसे मास लीडर कहा जाना चाहिए, आपने हेमंत सोरेन का, पूर्व मुख्यमंत्री का तो नाम ले लिया, लेकिन अगर कांग्रेस खेमे से बात की जाए तो कौन? नहीं, कांग्रेस खेमे में कांग्रेस का अपने ढंग का वोट है। कांग्रेस चूंकि बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, इसका हर जगह वर्कर है। आज भी बिहार, झारखंड में आप अगर घूमेंगे तो छोटे छोटे जगह पर कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से, खास करके 89 के भागलपुर दंगे के बाद जिस तरह से मुसलमान विमुख हो गए, कांग्रेस के विरोध में चले गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती चली गई, खास करके उत्तर भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो। बावजूद इसके अगर आप कहेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में आज भी कांग्रेस झारखंड में मजबूत है। उसका कारण है कि यहाँ का जो जातिगत बनावट है उसके कारण कांग्रेस की स्थिति यहाँ आज भी बेहतर है और कांग्रेस के 16-17 विधायक हैं। और कांग्रेस
महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लोकसभा का चुनाव भी आज लड़ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की जड़ें यहाँ मजबूत जड़ें हैं। और आपको तो मालूम होगा कि रामगढ़ अधिवेशन उस समय हुआ था कांग्रेस का, आज़ादी के पहले रामगढ़ अधिवेशन, तमाम देश के नेता कांग्रेस के आए थे। तो ये यहाँ एक पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस झारखंड में, विनय कुमार जी मानते हैं कि कांग्रेस झारखंड में मजबूत है और झारखंड में मजबूती की वजह यह है कि कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि इंडी गठबंधन की जितनी मजबूती है उतनी ही यहाँ पे बीजेपी भी मजबूत है। तो इस परिस्थितियों में अगर हम देखें तो चतरा में आपको क्या लगता है, 22 उम्मीदवारों के साथ 5 प्रमुख प्रत्याशी चेहरे चुनावी मैदान में है, मुकाबला सीधा साफ दिख रहा है कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के बीच में। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि बूथ मैनेजमेंट की जो बात है और प्रचार प्रसार की बात है, इसमें फिलहाल आप किसको आगे देख रहे हैं, क्योंकि 20 मई की तारीख है चुनाव की, पोलिंग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत है। देश स्तर पर देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और वो भारतीय जनता पार्टी, इस समय की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, जो सिर्फ जीत में विश्वास करती है। किसी भी प्रकार से हमको जीत मिले, संगठन को सशक्त करके पन्ना प्रमुख तक इन्होंने बैठाने का काम किया है और बूथ को मजबूत करने का काम किया, बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया है। तो जिस चुनाव के दिन जो बूथ बेहतर ढंग से संचालित कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करा लेगा, उसके जीतने की संभावना, उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं कांग्रेस संगठन कमज़ोर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उस मामले में संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कमजोर माना जाता है। हाँ, समूह का वोट, जेएमएम को समूह का वोट मिलता है, लोग जेएमएम को पसंद करते हैं, इस इलाके में हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं। लेकिन संगठन स्तर पर और बूथ मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी, यहां पर आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि लगातार स्टार प्रचारकों का, खुद प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी का जो चेहरा है, वो लगातार दौरे पर हैं और चुनावी सभा कर रहे हैं, रोड शो भी उन्होंने किया। अब अमित शाह का रोड शो होना है झारखंड में, रांची में, और प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा है, प्रियंका वाड्रा की सभा है, अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो 20 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, और खास तौर पर चतरा पे हम लोग बात कर रहे हैं, आप इन तमाम पहलुओं को देखते हुए बताइए, व्यक्तिगत विश्लेषण भी आपने कर दिया, आप बताइए चतरा का दावेदार कौन, अगर एक नाम बोला जाए तो वो कौन होगा और क्यों? नहीं, चतरा में एक चीज और है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कल्पना सोरेन मुर्मू ने भी प्रचार किया, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, और कल्पना भी अपनी एक अलग इमेज बनाने में कामयाब हुई है। इस चुनाव में अगर आप कहेंगे तो इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि कल्पना सोरेन एक नेता बनकर उभरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की सियासी तस्वीर में एक उभरता हुआ नाम जो आया है कल्पना सोरेन का, और निर्विवाद रूप से जो भी जर्नलिस्ट हैं या आम जनता कल्पना सोरेन को एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही है। लेकिन आपसे विनय जी ये जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि दावेदार कौन चतरा का? नहीं, दावेदार इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि भारतीय, ये एक नाम जानना चाहूंगा आपसे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कालीचरण सिंह, ये पूरे पार्लियामेंट में लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं, आज से नहीं, काफी लंबे वर्षों से। तो संगठन में लोगों से मिलने जुलने में बहुत लंबा इनका कार्यकाल रहा है। ये वर्कर ये जाने जाते हैं, तो इनका वर्कर के रूप में पहचान है और धरती पुत्र हैं, इसका इनको लाभ मिल रहा है, संगठन का लाभ मिल रहा है। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी संघर्षशील माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत से पार्लियामेंट के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। कालीचरण सिंह बहुत लंबे अरसे से पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में काम करते रहे। हाँ, एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं उनकी पहचान जरूर रही, वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष है, कुमार जी ने बहुत साफ कर दिया। यानी आपके नजरिए से कालीचरण सिंह की उम्मीदवारी और दावेदारी मुकाबला जोरदार होगा। हाँ, एज की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं, कौन जीतेगा ये कह सकते हैं, ये कोई नजूमी ही कह सकता है। लेकिन एज अगर कहिएगा
तो निश्चित रूप से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ जुटी, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आकर्षण देखे, तो उस हिसाब से लगता है कार्यचरण का बढ़त है। लेकिन उस दिन मतदाता 20 तारीख को क्या फैसला लेंगे, ईवीएम में किसका भाग्य सील करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और जब हम लोग फिर 4 तारीख को बैठेंगे समीक्षा करने, तो ये फैसला। बहुत सही विनय कुमार जी, आपने साफ तौर पर बता दिया कि अभी फिलहाल एज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चतरा के जो कालीचरण सिंह हैं उनकी तरफ है, क्योंकि वो लगातार पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में वो लगातार क्षेत्र में सजग रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। लेकिन 20 मई की तारीख को ईवीएम में जब लोगों का, उम्मीदवारों का किस्मत, भाग्य उनका बंद होगा और 4 जून को वो क्या रिजल्ट देता है इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन आपसे समाचार प्लस ये अपील करना चाहेगा कि 20 मई को आप तीनों लोकसभा क्षेत्र में और गांडे विधानसभा उप क्षेत्र में आप हैं, मतदाता हैं, तो सजगता का परिचय दें और वोट कास्ट करने जरूर जाएं। अपने शुभचिंतकों को भी ले जाएं, अपने पड़ोस के लोगों को भी ले जाएं और सबको प्रेरित करें कि अपना मतदान वो जरूर करें। इस शो में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।